नमस्कार साथियों, कलाम क्लास इंदौर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कालीबंगा सभ्यता हो चुकी थी हमारी। उसके आगे कुछ राजस्थान के सभ्यता स्थल, हम 10 सभ्यता स्थल एक बार और कर रहे हैं, तो जो रह जाएंगे वो इसके बाद और देख लेंगे हम। तो देखिए, अब क्रम से चल रहे हैं हम। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल था, उसको हमने एक अलग वीडियो में बढ़ा दिया। अब हमारे ये जो छोटे मोटे जो स्थल रह गए, बरौर। बरौर कहां पर था? गंगानगर। गंगानगर में हमने 4 सभ्यता स्थल पढ़े थे, आपको याद हो तो। चक 84, अनूपगढ़, डेरा तखानवाला और बरौर। बरौर की खास बात थी कि पूरे भारत में काली मिट्टी के बर्तन, पूरे भारत में काली मिट्टी के बर्तनों की अगर हम बात करें तो वो केवल और केवल कहां से मिले हैं हमें? बरौर, गंगानगर से। फिर बात करते हैं सोथी या कालीबंगा प्रथम। सोथी या कालीबंगा प्रथम ये कहां पर थी? बीकानेर में। और इसके बारे में अमलानंद घोष जो है, अमलानंद घोष ने राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म स्थान जो कहा है, सभ्यताओं का जन्म स्थान जिसे कहा है, तो वो किसे कहा है? सोथी या कालीबंगा प्रथम को राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म स्थान कहा है। और इस सोथी या इसके 2 केंद्र और बताए थे। बीकानेर में 2 ही केंद्र और थे, सावणिया और एक छापरी पुग्गल। सावणिया और पुग्गल जो है वो इसके 2 प्रमुख केंद्र और माने गए हैं। फिर हम चलते हैं भीनमाल। भीनमाल जालौर में पड़ता है, जिसकी खोज की थी R.C. अग्रवाल ने। भीनमाल में कभी आया था, आपको याद हो, भीनमाल में कभी आया था चीनी यात्री हवेन सांग, जिसने कहा था पीलो मोलो। भीनमाल को क्या कहा था? पीलो मोलो कहा था। और भीनमाल का सभ्यता की दृष्टि से देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से हमें मिलता है रोमन एम्पोरा। अब ये रोमन एम्पोरा होता क्या है? 2 हत्थे वाला जग, पानी का जो जग देखते हैं जिसके हम एक साइड में एक हत्था लगा होता है जिससे पकड़ते हैं, दोनों तरफ हत्थे लगे होते हैं। 2 हत्थों वाला जो पानी का जग होता है वो ऐसा रोम में मिलता था और ऐसा उसे बोला जाता था वहां पर एम्पोरा। तो ऐसा जग, 2 हत्थों वाला जग हमें भीनमाल से मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भीनमाल के जो संबंध थे वो रोम से भी रहे हुए। रोमन एम्पोरा के साक्ष्य हमें कहां से मिले? मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। फिर आगे चलते हैं उदयपुर। उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे या आयर नदी के किनारे है आहड़। आहड़ को ही बोला जाता है धूल कोट, धूल कोट। और बनास की आयर नदी यानी कि बेड़च नदी किसकी सहायक थी? बनास की। तो ये पूरे के पूरे बनास संस्कृति के अंदर आते हैं। बनास संस्कृति के 4 स्थल आते हैं। आहड़ आ गया, इसके अलावा और आ जाएंगे हमारे गिलुंड, गिलुंड है, बालाथल है और ओजियाना है, ओजियाना है, बागोर है। ये सारे के सारे आहड़ संस्कृति, ये बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। तो आहड़ को क्या कहा जाता है? धूलकोट। इसे कहा जाता है बनास संस्कृति या बनास सभ्यता। आहड़ कौन सी नदी के किनारे था? आयर नदी। कौन सी नदी? आयर नदी के किनारे पर स्थित है। धूल यानी कि धूल, मिट्टी, मिट्टी यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं सब कुछ। मृतकों के टीलों की सभ्यता, मृतकों के टीले की सभ्यता जो कहा गया है वो किसे कहा जाता है? आहड़ को। मृतकों के टीले की सभ्यता के नाम से जाना जाता है आहड़। धूल से यानी कि मिट्टी का, धूल यानी कि मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना बेल मिला है, मिट्टी से बना बेल। और ये नाम कई बार एग्जाम में पूछते हैं, मिट्टी से बना बेल, जिसे नाम दिया गया है बनास संस्कृति में मिला है, इसलिए इसका नाम आ गया है बनासियल बुल। बनासियल बुल। तो बनासियल बुल के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? आहड़ संस्कृति थे। धूल से याद रखने, धूप धान की सामग्री, धूप धान की सामग्री जो हमें मिली है, जो फारसी या ईरानी शैली की, फारसी शैली बोल दीजिए या ईरानी शैली की, हमें धूप धान की सामग्रियां भी हमें कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। आहड़ की अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले देखिए 1953 में एक व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन यानी कि खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास था सर्वप्रथम। उसके बाद 1956 में इसकी खोज की थी R.C. अग्रवाल ने।
आर.सी. अग्रवाल, जबकि इसका विस्तृत उत्खनन का कार्य किया था 1961 में H.D. सांकलिया, हीरा हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो बनास संस्कृति यानी कि आहड़ के खोजकर्ता में 3 व्यक्तियों के नाम आएंगे। खोजकर्ता, पहला खोजकर्ता आता है तो अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद आर.सी. अग्रवाल, लेकिन सबसे विस्तृत उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था H.D. सांकलिया ने। ये प्रमुख है। इसके बाद इसी का स्थान आता है बालाथल। बालाथल आएगा तो V.N. मिसर, वीरेंद्र नाथ मिसर। वी है बालाथल है, वीरेंद्र नाथ मिसर आता है। और बालाथल आयड़ का आगे चलकर एक नदी, इसी का नाम हो जाता है उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी। तो उसी बेड़च नदी के किनारे पर है बालाथल। और बालाथल में एक बात अच्छे से याद रख लेना, 11 कमरों वाला भवन मिला है और इस भवन को एक नाम दिया गया है। और ये एग्जाम में कई बार 11 कमरों वाले युक्त दुर्ग ये शब्द आता है एग्जाम में। 11 कमरों वाले युक्त दुर्ग का जो साक्ष्य मिले वो हमें कहां से मिले हैं? तो बालाथल, थल से मिलेगा, दुर्ग थल से मिलेगा, बालाथल से मिला है हमें युक्त दुर्ग। और कितने कमरे उसमें? 11 कमरे, 11 कमरों वाला एक युक्त दुर्ग हमें बालाथल से मिला है। V.N. मिसर ने बेड़च नदी के किनारे। तो नगरों में तो सारे भंडार करते हैं, नगरों में तो क्या करते हैं? भंडार करते हैं। 1904 में D.R. भंडार करने इसकी खोज की थी। नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका जनपद की राजधानी कहा गया था। D.R. भंडार करने, मध्यमिका नगरी इसकी। और कवि राजा श्यामल दास ने यहां से एक अभिलेख खोजा था, गोसुंडा अभिलेख की खोज जो की थी वो कवि राजा श्यामल दास ने की थी बेड़च नदी के किनारे अप्पावास गांव के अंदर। और ये गोसुंडा अभिलेख कभी बनवाया था जोधपुर की राजकुमारी जिसका विवाह हुआ था आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ के कुंभा के पुत्र रायमल के साथ श्रृंगारी देवी। उसी श्रृंगारी देवी ने मेवाड़ ने बनवाई थी गोसुंडा बावड़ी, और वहीं पर लिखा हुआ है गोसुंडा अभिलेख। और उसी गोसुंडा अभिलेख की खोज की थी कवि राजा श्यामल दास ने, जो बेड़च नदी के किनारे अप्पावास गांव के अंदर स्थित है। फिर चलते हैं बागोर भीलवाड़ा में है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? कोठारी नदी के किनारे हैं। बागोर की खोज भी V.N. मिसर, वीरेंद्र नाथ मिसर करते हैं। बागोर सभ्यता स्थल की खोज भी कौन कर रहे हैं? V.N. मिसर, वीरेंद्र नाथ मिसर ने बागोर की खोज की थी। बागोर को कहा जाता है महासतियों का टीला जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बागोर को। इसे ही कहा जाता है महासतियों का टीलों के अलावा आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय जो कहा गया है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय जो, और महासतियों का टीला और आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को। बागोर को क्यों कहा गया आदिम? क्योंकि यहां से सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हमें। सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य भारत में भी, राजस्थान में भी और भारत में भी सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य में बागोर भीलवाड़ा से और एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश, 2 स्थान है जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और यहां से हमें कौन से पशु? भैंस पालने के साक्ष्य मिले हैं। कौन से पशु को? भैंस पालने के साक्ष्य में यहां से प्राप्त हुए हैं। जबकि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु तो कौन सा था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु तो कुत्ता था। फिर ब्याना से तो हमें एक ही बात याद रखनी थी, गुप्तकालीन स्थल था, उत्तर गुप्तकालीन स्थल था। और गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर जो हमें मिले हैं वो कहां से मिले हैं? ब्याना भरतपुर से। और ब्याना से हमें मिला है समुद्रगुप्त का, ब्याना से हमें मिला है समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, समुद्रगुप्त का विजय
राजस्थान में सबसे प्राचीन विजय स्तंभ अगर हमें कहीं से मिला है तो वो ब्याना भरतपुर से मिला है, समुद्रगुप्त का। हालांकि एक विजय स्तंभ हमने कुंभलगढ़, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था 1437 के अंदर। एक दुर्ग हमने विजय स्तंभ वहां पर पड़ा था, जो राजस्थान पुलिस का श्री सीमेंट का जो है वो वर्तमान में लोगो भी है। नोह सभ्यता, नोह भी भरतपुर में, जिसकी खोज की थी कभी आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने खोज की थी नोह सभ्यता की। यहां से हमें मिली है जाख बाबा की मूर्ति। जाख बाबा की मूर्ति हमें कहां से मिली है? नोह से। बेराट, बेराट में कैप्टन बर्ट ने 1837 में, 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की डूंगरी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? बिज्जक की डूंगरी पहाड़ी पर भाबरू शिलालेख खोजा था। भाबरू शिलालेख खोजा था। और भाबरू शिलालेख बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। और इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख यहां पर किया गया है। 1837 में बेराट में कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख खोजा था यहां से। और इस शिलालेख को 1840 के अंदर द रॉयल सोसाइटी कोलकाता का जो संग्रहालय है उस संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया। यह अशोक मौर्य द्वारा लिखित सबसे बड़ा शिलालेख जो था वो कौन सा था? भाबरू शिलालेख। राजस्थान में सबसे बड़ा अशोक मौर्य का शिलालेख था। यहीं से हमें कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। राजस्थान में बौद्ध धर्म के दो केंद्र थे, एक तो बेराट जयपुर है और एक कोलवी की गुफाएं हैं जो झालावाड़ में। त्रिरत्न, अभी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। तो उनका उल्लेख यहां से हमें मिला। ये तो शिलालेख मिल गया। इसके अलावा यहां से विराट सभ्यता के बारे में जो खोज की थी वो कैलाश दीक्षित और नीलरतन शास्त्री ने यहां पर विराट सभ्यता की खोज की थी। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे खोजी गई है। और इसे अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। विराट सभ्यता को अलवर का सिंह द्वार कहा जाता है। ये बाणगंगा नदी के किनारे खोजी गई सभ्यता है। इसके अलावा विराट के अलावा यहीं पर जयपुर के अंदर एक सभ्यता स्थल और मिलेगा हमें, किराड़ोद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है। किराड़ोद से हमें मिलेगी मोस्ट इंपोर्टेंट कांस्य की नृत्यांगना। मोस्ट इंपोर्टेंट है कांस्य की नृत्यांगना, क्योंकि ऐसी कांस्य की नृत्यांगना हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। और यहीं पर भी कांस्य की नृत्यांगना मिली है, जिसके हाथ में 28 चूड़ियां हैं। कितनी चूड़ियां हैं? 28। एक हाथ में 4 और एक हाथ में 24, टोटल 28 चूड़ी है। एक हाथ में 4 चूड़ी और दूसरे हाथ में 28 चूड़ियां यहां से हमें मिली है। और जयपुर के अंदर एक सभ्यता स्थल और याद रखना था हमें, जोधपुरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सा बस इतना ही पूछा जाता है, जोधपुरा कहां पर है? तो जोधपुर में नहीं, कहां पर है? जयपुर में है। जोधपुर में ना होकर कहां पर है? जयपुर के अंदर मिला है हमें। इसके बाद आगे कुछ स्थल और रह जाते हैं, तो हम लगातार साथ में इसको कंप्लीट करते हैं। आज हम सभ्यता वाले टॉपिक को, तो 5-7 स्थल और रह गए जिनके ऊपर हम अभी चर्चा करते हैं। जयपुर के बाद आगे चलते हैं तो सीकर आता है। सीकर के अंदर जो है हमारा सभ्यता स्थल आता है गणेश्वर। सीकर में कौन सा सभ्यता स्थल है हमारा? गणेश्वर। पहले हमारे जो दो चार सभ्यता स्थल रहे वो उनके नाम लिख लेते हैं हम। गणेश्वर सीकर के अंदर, सीकर में और सोनपुरा काम का नहीं है। फिर आ जाता है झुंझुनू में सोनारी, कालीबंगा वाले हो गए। सीकर में एक और आएगा गुरारा।
सीकर में आएगा गुरारा, फिर नागौर में आएगा कुराड़ा। सीकर में गुरारा है तो नागौर में कुराड़ा है। जोधपुर के अंदर आता है मंडोर। पाली के अंदर आता है नाडोल। फिर बीच में आ जाएगा हमारे टोंक के अंदर आएगा रैंड। बूंदी के अंदर आएगा नैनवा, और बूंदी में दूसरा सभ्यता स्थल है हमारा गरदड़ा। तो इतने सभ्यता स्थल हम और देखते हैं, छोटे छोटे एक एक दो दो बातें हमें यहां पर याद रखनी, इनके बारे में देखिए। गणेश्वर एक ज्यादा जिसमें थोड़ी सी डिटेल होगी। गणेश्वर की खोज की थी आरसी अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज की थी आरसी अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? कांतली। कांतली नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो आपको याद हो, प्राचीन भारत की तांबावती नगरी किसको कहा था? आहड़ को। तांबे के उपकरण जो मिले थे वो आहड़ से। यहां से हमें मिलेगा मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा हमें यहां से प्राप्त होगा। यानी कि नदियों के किनारे मछली पकड़ना, यानी कि यहां पर पानी के अवशेष हमें मिले हैं। मछली पकड़ने का कांटा हमें यहां से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले हमें। कथी मृत पात्र, कथी मृद या मृद भांड, कथी मृद भांड मिले यहां से हमें, और इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते हैं? तो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है किसको? गणेश्वर सभ्यता को। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। इसके बाद हम बात करें कुरारा, ये गुरारा। गुरारा कहां पर है? गुरारा भी सीकर में है। गुरारा भी कहां पर है? सीकर में। और यहां से हमें मिले हैं 2744 पंचमारक सिक्के। पंचमारक सिक्के ध्यान रखना, 2744 तो गुरारा से मिलेंगे, तो 3075 सिक्कों का ढेर जो मिलेगा वो रैंड टोंक से मिलेगा। रैंड जो ढील नदी के किनारे ढील दे दी थी इसे केनपुरी, केदारनाथ पुरी ने पूरी ढील दी थी, इसीलिए तो पूरे सिक्के मिल गए 3075। और रैंड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर जो है वो रैंड टोंक है, जबकि उससे थोड़े से कम 2744 सिक्कों का जो ढेर मिला है वो मिला है हमें गुरारा से। तो कुराड़ा जो पर्वत है ये नागौर में है, इसे कहा गया था प्राचीन भारत की औजारों की नगरी। औजारों की नगरी जो कहा गया वो कुराड़ा को कहा गया है। मंडोर की खोज की थी सावें जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने यहां पर मंडोर की खोज की थी, और मंडोर से हमें मिली है 33 करोड़ देवी देवताओं की चादर। देवी देवताओं की चादर। ये 33 कोटि शब्द आना चाहिए, क्योंकि करोड़ नहीं, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, न कि करोड़। वो बस शब्द का उच्चारण सही तरीके से ना करने के कारण हम बोल देते हैं 33 करोड़, जबकि वहां पर जो पुराणों में जो वेदों में जो लिखा है वो 33 कोटि। कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, यानी कि 33 श्रेणी के देवी देवताओं की चादर हमें जो मिली है वो कहां से मिली है? मंडोर से मिली है। और मंडोर रावण का ससुराल था, यानी कि मंडोदरी। मंडोदरी कहां की रहने वाली थी? मंडोर की। तो मंडोदरी की चमड़ी जो है, शादी की चमड़ी जो हमें मिली है वो भी कहां से मिली है? मंडोर से ही मिली है। नाडोल पाली में है, जिसका एक नाम और याद रखना है बस, जूना
खेड़ा बोलते हैं इसको। नेनवा, नेनवा तो नैन तो कौन मर्द होता है, वो नैन मिलाता है, मर्द होता है महिषासुर मर्द, महिषासुर मर्दनी की, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति जो है वो कहां से मिली हमें, नैनवा से मिली है। और गदर, गदर कौन चाहता है, जो आजकल ये लंबे लंबे छाजे निकालते हैं, जो लंबे लंबे छाजे निकालते हैं वो गदर में चाहते हैं, छाजा नदी के किनारे, छाजा नदी के किनारे। गर्दड़ा, गर्दड़ा बूंदी में, और मोस्ट इंपोर्टेंट है गर्दड़ा से बर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी कि प्राचीनतम शैल चित्र के जो साक्ष्य मिले हमें, प्राचीनतम शैल चित्र के साक्ष्य जो मिले हमें, कहां से मिले हैं हमें, गर्दड़ा बूंदी, और गर्दड़ा बूंदी में छाजा नदी के किनारे। तो ये हो जाते हैं राजस्थान के लगभग, देखिए हमने 8 ये हो गए, 14 अभी वहां पर लिखे थे हमने, लगभग 22 एक, यानी कि लगभग 25-26 स्थल हमने सीधे लिख लिए। इसके अलावा हमने लगभग इसके सभी स्थल जिले वाइज किए थे, उसके बाद हमने उनको अलग अलग कालों में बांट कर किया था। तो यहाँ पर सभ्यता स्थल का जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ये राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।